Welcome dear student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit structure of an atom from the 11th class. In the last video we done electromagnetic spectrum, and on the basis of that spectrum we discussed the electromagnetic wave theory of the radiation. This theory believed that there is the continuous generation of the energy, and this theory explained the phenomena of the propagation of light like diffraction and इंटरफेरेंस. व्हाट इज़ द डिफ्रैक्शन लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा सुपरफिशियल लेकर चलेंगे ताकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो लिंक हो सके. तो डिफ्रैक्शन आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में? इट इज़ द बेंडिंग ऑफ द वेव अराउंड एनी ऑब्स्टेकल. मीन्स अगर यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल रखा है और कोई भी आपकी वेव या रेडिएशन आकर इससे टकराती है तो वो इसके अराउंड क्या हो जाती है? बेंड. और आपके पास इस तरह से क्या बन जाती है वहाँ पर? कंसेंट्रिक रिंग्स. तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज द फिनोमिना नोन एज द डिफ्रैक्शन. जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर पानी के अंदर आप एक पैबल को डालते हो, एक पत्थर को फेंकते हो, तो वहाँ पर क्या बन जाती है? इस तरह से बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं. तो वो किस चीज़ को शो करता है? दैट शोज द फिनोमिना ऑफ द डिफ्रैक्शन जस्ट लाइक दिस. सेकेंड वन हमारे पास क्या था? इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ द टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी to give a wave whose disturbance at each point in the space is the algebraic या फिर vector sum of the disturbance produced by each interfering wave at that point. और इंटरफेरेंस को भी फिर हमने दो टाइप में कहा था, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव. जैसे अगर जो दो वेव आपस में कंबाइन कर रही हैं वो किस में है? सेम फेज में. मीन्स क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर क्या आ रहा है? ट्रफ. तो इनकी जो रिजल्टिंग वेव आएगी वो इंक्रीज एम्पलीट्यूड की आएगी. मीन्स दैट इज कंस्ट्रक्टिव. लेकिन अगर आपके पास एक वेव ये है और दूसरी मैंने कंसीडर की ये, और इनको आपस में कंबाइन किया तो इनमें अपोजिट है. क्रस्ट के साथ क्या मैच कर रहा है? ट्रफ. तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो कैसी आएगी? लेस एम्पलीट्यूड की. दिस इज द डिस्ट्रक्टिव एंड दिस वन इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर का. आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो क्या है? दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी थी उसने इन दो फिनोमिनाज को तो एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन को और इंटरफेरेंस, बट इट इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं फिनोमिना को, दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अब ब्लैक बॉडी क्या होती है? द बॉडी विच इज़ परफेक्टली ब्लैक. जैसे हम कंसीडर कर सकते हैं कार्बन ब्लैक को. और परफेक्टली जितनी भी ब्लैक बॉडीज होती हैं उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? दे इमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ द ऑल वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज. वो सभी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसीज की रेडिएशंस को इमिट्स भी करते हैं और क्या करते हैं? एब्जॉर्ब भी करते हैं. तो सच बॉडी इज सेड टू बी द ब्लैक बॉडी. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया परफेक्टली का ब्लैक बॉडी का, दैट इज द कार्बन ब्लैक. जैसे अगर मैंने कंसीडर किया ये एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इसके अंदर अगर कोई भी रेडिएशन एंटर करती है तो क्या होगा? वो स्ट्राइक करेगा इधर, फिर वो इस तरह से रिफ्लेक्ट, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर. मीन्स वो क्या कर रहा है? हर एक रिफ्लेक्शन के बाद वापस जाकर स्ट्राइक कर रहा है उसी ब्लैक बॉडी पर. और वो क्या शो कर रहा है? कि ये मैक्सिमम क्या कर रहा है? ईच रेडिएशन एब्जॉर्ब भी और इमिट भी. तो एक ऐसी आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसीज, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? दैट बॉडी इज सेड टू बी द परफेक्टली ब्लैक बॉडी. अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल कोट किया तो इसका मतलब क्या है? दैट इज टोटली ब्लैक फ्रॉम देयर इंटीरियर. अंदर वाला सरफेस टोटली इसका कैसा है? ब्लैक. तभी तो बार बार ये रेडिएशंस क्या हो रही हैं? जैसे ही हमने रेडिएशन को अंदर डाला दे मस्ट बी एब्जॉर्ब कंप्लीटली इन दैट बॉडी. लेकिन अगर हम एक सिंपल आयरन रोड को या आयरन बार को कंसीडर करें और उस आयरन बार को हम क्या करें? हीट करें इन अ फर्नेस, तो हम क्या क्या वेरिएशंस वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे. जैसे फर्स्टली
जब हम उस आयरन रोड को गर्म करते हैं तो वो हीट करने से फर्नेस में इमिट करती है रेडिएशंस को, और वो कैसी हो जाती है, बिकम डल रेड। तो इनिशियली उसका कलर कैसा आया, डल रेड। प्रोग्रेसिवली वो क्या होती रहेगी, ज़्यादा ज़्यादा जैसे जैसे हम गर्म करेंगे तो उसका कलर कैसा होता रहेगा, मोर एंड मोर रेड। फर्दर उसके बाद भी अगर हम टेम्परेचर को क्या करते रहते हैं, इंक्रीज, तो वो पहले कैसी आती है, ब्राइटर ऑरेंज, उसके बाद वो कन्वर्ट होगी येलो में, देन वाइट, और फाइनली जो उसका कलर आएगा वो कैसा हो जाएगा, बिकम्स ब्लू एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो फाइनली हमारे पास कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू, जब आप क्या करोगे, एक आयरन रोड को हीट इन अ फर्नेस। इनिशियली था रेड। रेड कलर हमें पता है कि रेड लाइट हैज़ हाइयर वेवलेंथ, और जो ब्लू है उसकी वेवलेंथ कैसी होती है, लोअर। तो जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं इनिशियली कैसी थी, वो हाइयर वेवलेंथ की, और फाइनली वो कैसी होती जा रही हैं, लोअर वेवलेंथ। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो लॉन्गर वेवलेंथ है, मीन्स इन केस ऑफ द रेड कलर, दे हैव लोअर इंटेंसिटी, और जब वो ब्लू में है तो इट मीन्स दे आर द शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस, बट उनकी इंटेंसिटी कैसी है, हाइयर। तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, लॉन्गर वेवलेंथ से शॉर्टर या लोअर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं। लोअर इंटेंसिटी से हम कहाँ जा रहे हैं, हाइयर इंटेंसिटी। और अगर इस ट्रेंड को हम ऐसे ही कंटिन्यू करते चले जाएं तो हम क्या कहेंगे, द इंटेंसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इनडेफिनेटली एज द वेवलेंथ बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर। और ऐसा करते करते मे बी वी एंटर इनटू द यूवी रीजन, मीन्स अल्ट्रा वायलेट रीजन। हाउएवर इन केस ऑफ द ब्लैक बॉडी देर इज नो सच एक्सपेक्टेड बिहेवियर, मीन्स अगर मैं किसको लेकर चलती हूँ, एक ब्लैक बॉडी को, और उसको इस तरह से हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास इस तरह से रेड कलर से ब्लू कलर, मीन्स देर इज नो एनी सच टाइप ऑफ द चेंजेस फ्रॉम लोअर इंटेंसिटी रेडिएशन अप टू द हाइयर इंटेंसिटी। क्यों, क्योंकि एक आइडियल ब्लैक बॉडी तो हमने क्या डिफाइन की, एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज विच दैट इमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल द वेवलेंथ और द फ्रीक्वेंसीज। तो ये हमारे पास फर्स्ट लिमिटेशन बन जाती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, कि वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमिना को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता कि व्हाई इट एब्जॉर्ब्स एंड इमिट्स ऑल टाइप ऑफ द रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ्स एंड द फ्रीक्वेंसीज। अगर हम आयरन रोड वाले एक्सपेरिमेंट को अपने दिमाग में रखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वहाँ पर वो कलर चेंज था, वो कलर चेंज किस के अकॉर्डिंग चेंज था, दैट इज ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। जैसे जैसे वेरिएशन हुआ टेम्परेचर के अंदर, जैसे हमने इनिशियली कैसा लिया था, लो टेम्परेचर, तो वो कैसा था, डल रेड, और जैसे जैसे फर्दर हमने उसको हीट किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो कलर क्या होता चला गया, चेंज होता चला गया, और अल्टीमेटली वो कैसा चला गया, ब्लू में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द कलर है माइट चेंजेस विद वेरिएशन इन द टेम्परेचर। या हम क्या कह सकते हैं कि जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं बाय द बॉडी, जिसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, शुड हैव द सेम कलर, यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट। सिर्फ क्या डिफरेंस आ रहा है वहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ द कलर माइट चेंज। अब इसको हम किसके अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं, इस तरह से ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एक्सेस पर हमने ली इंटेंसिटी, और इस पर हम किसको लेकर चलेंगे, वेवलेंथ को। यहाँ हमने दो कर्व्स लिए, एक आपके पास जो ये कर्व है ये टेम्परेचर T2 पर है, एंड दिस इज एट द टेम्परेचर T1। यहाँ पर जो टेम्परेचर T2 है वो हाइयर है किससे, T1 से। अगर हम इस कर्व को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम क्या कह सकते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ द वेवलेंथ। कैसे, अगर मैं इस कर्व को इस तरफ राइट टू लेफ्ट अगर स्टडी करूं तो हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज, लेकिन हम अपोजिट में जा रहे हैं तो क्या है, वेवलेंथ डिक्रीज, लेकिन इंटेंसिटी आपके पास क्या हो रही है, इस तरह से इंक्रीज। तो जब आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो लैम्डा क्या करेगा, डिक्रीज, लेकिन जो आपके पास इंटेंसिटी है वो क्या करेगी, हमारे पास इंक्रीज। ऐसे करते करते वी रिचेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू। एक मैक्सिमम वैल्यू मीन्स यहाँ पर आपके पास लैम्डा क्या है, मैक्सिमम, एंड दैट
इट गोज फर्दर डिक्रीजिंग। ऐसे ही अगर आप इस सेकेंड ग्राफ को देखते हो तो लैम्डा इस डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज, रिचेज टू द मैक्सिमम वैल्यू with the maximum intensity and then there is the decrease। अगर इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन के रिजल्ट्स को हम किसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना चाहे, बाय द क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ द लाइट, देन वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दीज रिजल्ट्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब कैसे, दैट इज द कॉन्टिन्यूसली। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जो एनर्जी इमिटेड या एब्जॉर्ब होगी वो कैसे होगी, कॉन्टिन्यूसली। तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स इंटेंसिटी, और इंडिपेंडेंट होगी वो किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। देयरफॉर द रेडिएशंस इमिटेड बाय द बॉडी बीइंग हीटेड शुड हैव द सेम कलर throughout, although the intensity of the color might changes with the variation in the temperature, जैसा कि हमने किसके केस में एक्सप्लेन किया था, इन केस ऑफ द आयरन रोड। तो दैट इज द क्लियर एक्सप्लेनेशन किस चीज़ के लिए, ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या हैं, दीज टू। उसके बाद फिर हमने इंटेंसिटी कैसे कैसे चेंज होती है विद चेंज इन द टेम्परेचर वेरिएशन, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको कैसे एक्सप्लेन किया, ग्राफिकली। अब हम अपनी सेकेंड पोर्शन पर मूव करेंगे, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो क्या है, वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वाइट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 2 और 3 मार्क्स में जनरली पूछा ही जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको 1887 में स्टडी किया गया था। किसने इसको स्टडी किया था, हेनरी हर्ट्ज ने, एच हर्ट्ज ने। उन्होंने क्या किया, एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या लिया, एक इवैक्यूएटेड चैम्बर लिया। इवैक्यूएटेड चैम्बर वैसा ही था जैसा कैसी थी हमारी डिस्चार्ज ट्यूब। इस इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या लिया, 2 इस तरह से मेटल की इलेक्ट्रोड्स को लिया और उनको कनेक्ट किया एक्सटर्नल सर्किट के साथ। दिस इज अमीटर। अमीटर क्या इंस्ट्रूमेंट है जो किसकी डिटेक्शन करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डिटेक्शन करता है। अब जो 2 इलेक्ट्रोड लिया, एक को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरे को कनेक्ट किया पॉजिटिव से। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दैट इज द डिटेक्टर एंड दिस वन बिहेव्स एज द मेटल सरफेस। फिर उन्होंने क्या किया, इस मेटल सरफेस को स्ट्राइक करवाया विद अ लाइट रेडिएशंस, और जैसे ही लाइट रेडिएशन आकर मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करती हैं तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस की, देयर इज द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट मेटल सरफेस। और जो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर इजेक्ट हुए उनको किसने डिटेक्ट किया, इस डिटेक्टर ने। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ, देयर इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड देयर इज द डिफ्लेक्शन इन द अमीटर। अब साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग जो करंट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, इसीलिए जो डिफ्लेक्शन अमीटर में शो की मैंने वो इस डायरेक्शन में शो की। तो ये फिनोमिना जो है वो क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स फोटो का मतलब क्या है, लाइट। लाइट जैसे ही आकर किस पर स्ट्राइक करती हैं, मेटल के सरफेस पर, वहाँ पर किसका इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से क्या कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, देयर इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही लाइट रेडिएशन यहाँ पर आकर स्ट्राइक करेंगे तो फटाफट इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाएंगे। जो लाइट रेडिएशन इस मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करेंगी, दे हैव द सुटेबल मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट एबल टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन। और जो वो सुटेबल मिनिमम फ्रीक्वेंसी है लाइट की, जो उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जरूरी है, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज न्यू नॉट, मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेटल के सरफेस पर से निकल कर जा रहे हैं या इजेक्ट आउट हो रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये फोटो इलेक्ट्रिक का फिनोमिना है ये बहुत क्लियरली ऑब्जर्व होता है, या कुछ मेटल्स हैं, फ्यू मेटल्स हैं जो इसको बहुत क्लियरली शो करते हैं, लाइक सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम,
ऐसा क्यों है कि इन तीन मेटल्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है? बिकॉज जो सीजियम, रुबिडियम और पोटाशियम है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर लूजली बाउंड। लूजली बाउंड होगा तो क्या होगा, आराम से लाइट रेडिएशन आएंगी और उन इलेक्ट्रॉन को वहाँ से क्या कर देंगे, इजेक्ट आउट। अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होता है तो मीन्स उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, इजेक्ट आउट करने के लिए, या उसको एज अ फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। अगर अब हम बात करें इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आएगी, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। कि जैसे ही यहाँ पर लाइट स्ट्राइक करेगी मेटल सरफेस से, वैसे ही साथ की साथ हमें किस चीज़ की ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स इलेक्ट्रॉन साथ के साथ यहाँ से क्या हो जाएगा, इजेक्ट आउट। या हम ये भी कह सकते हैं देयर इज नो एनी टाइम लैग between the striking of the light beam and the ejection of electron from the metal surface. सेकेंडली हमारे पास क्या करेक्टरिस्टिक आएगा, ये वाला, या ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। हम क्या कह सकते हैं, फॉर ईच मेटल एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की हमें जरूरत है टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल की अपनी स्पेसिफिकली डिफरेंट होगी। थर्ड क्या होगा, अब जो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट निकल कर जा रहा है वो कैसा है, मूविंग है। मूविंग है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, के ई, मीन्स द काइनेटिक एनर्जी। और जो वो काइनेटिक एनर्जी है इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मीन्स जो लाइट रेडिएशन यहाँ पर आप डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। वो इंडिपेंडेंट होगी उसकी इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस पे डिपेंड नहीं करेगी, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी पर। साथ ही साथ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इजेक्टेड पर सेकेंड फ्रॉम द मेटल सरफेस दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अब वो किस पर डिपेंड नहीं करेगी, इट डजेंट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। मीन्स जो लास्ट के अभी मैंने 2 पॉइंट बताए उनमें आपको सिंपली क्या बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी। और किस पर डिपेंड नहीं करेगी काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी पर। लेकिन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट आउट होंगे वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रेडिएशन दैट स्ट्राइक द मेटल सरफेस। तो इस एक्सपेरिमेंट की हमारे पास 4 मेन ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी जो अभी मैंने आपको बताई। फर्स्ट, अगर रिपीट कर रही हूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। सेकेंड, minimum frequency of the light is needed to eject the electron, that is called the threshold frequency. Third one, kinetic energy directly proportional to the frequency, independent on the intensity. Second, number of electron ejected is directly depend on the intensity, not on the frequency. अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की लास्ट 2 ऑब्जर्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जैसे फर्स्ट यहाँ पर ग्राफिकली हमने क्या कंसीडर किया, इधर काइनेटिक एनर्जी है किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन की या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ हमने क्या ले लिया, न्यू, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफिकली इसको शो करते हैं तो इस तरह से, मीन्स एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो आपको चाहिए किस चीज़ को करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी, न्यू नोट, मीन्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी म्यू नोट से ज़्यादा होगी तभी क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होगा। सेकेंडली, अगर एक दूसरा ग्राफ हम यहाँ पर प्लॉट करें, इस एक्सिस पर हमने क्या ली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमने क्या ले ली, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, और साथ में क्या कंसीडर किया, जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, कांस्टेंट। तो हमारे पास इस तरह से एक ग्राफ आ जाएगा। मीन्स ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आई। कांस्टेंट वैल्यू किसकी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंडिपेंडेंट है किस पर, इंटेंसिटी पर। लेकिन वो डिपेंड किस चीज़ पर कर रही है, फ्रीक्वेंसी न्यू पर, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास कैसी आ रही है, कांस्टेंट।
लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने कुछ फॉर्मूले किए थे, जैसे हमारे पास था c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू द फ्रिक्वेंसी न्यू, या फिर यहाँ से न्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं c अपॉन लैम्डा। वेव नंबर हमने किया था, दैट इज इनवर्स ऑफ द वेव लेंथ। अब इन्हीं फार्मूलाज के बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है कि येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोडियम लैम्प हैज़ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी म्यू एंड म्यू बार मीन्स द वेव नंबर। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा आपको कितना दिया है? 580 नैनोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर है? 10⁻⁻9 मीटर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नियरली आंसर आ जाता है ये सेकेंड इनवर्स या फिर HZ। ऐसे ही जो हमारे पास वेव नंबर है वो किसके इक्वल है? 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सॉल्व करके हमारा 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स, दैट इज द वेव नंबर। सेकेंड आपको स्टेटमेंट दी, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी 1368 किलो HZ। कैलकुलेट वेवलेंथ। और साथ के साथ ये भी बताना है कि जो वेवलेंथ आएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से बिलोंग करेगी। इनिशियली जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला यहाँ लगाएं तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकालती हूँ किसकी? 1 अपॉन लैम्डा की, तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज म्यू ओवर सी। और सिंपल अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे दैट इज सी अपॉन म्यू। अब यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। c 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू आपको कितना दिया हुआ है? दैट इज 13668 किलो HZ। किलो को हम किस में चेंज कर लेंगे? सिंपल HZ में। तो इंटू 10⁻3 सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो या सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? HZ। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 219.3 मीटर। दैट इज द लैम्डा वेव लेंथ and this wavelength belongs to the radio wave region of the electromagnetic spectrum। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया था, आप उसमें से जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये कहाँ पर मिलेगी आपको? रेंज इन द रेडियो वेव रीजन। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, द लैम्डा वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है? वायलेट 400 नैनोमीटर से रेड 750 नैनोमीटर। आपको एक्सप्रेस करना है इन वेवलेंथ को किस में? हर्ट्स में, मीन्स फ्रीक्वेंसी में। तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? c अपॉन लैम्डा। फर्स्ट हम किसके लिए निकाल ले इसको? वायलेट के लिए। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा वायलेट के लिए कितना है? 400 नैनोमीटर, मीन्स 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻14 HZ और द सेकेंड इनवर्स। सेम हम किसके लिए करेंगे? रेड के लिए। c ओवर लैम्डा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा हमें यहाँ पर कितना दिया? 750 नैनोमीटर, मीन्स मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसको और इसको सॉल्व करके आएगा 4.0 इंटू 10⁻14 HZ। तो ये हमें एक्सप्रेस किया हमने किसको? वेवलेंथ को किसमें? फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ HZ। स्टूडेंट ट्राई सम मोर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज फार्मूलाज। जो अभी मैंने किए हैं उसी टाइप में और न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करोगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स फॉर द मोर इम्प्रूवमेंट इन द वीडियोज। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।